हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट कनिष्ठ सहायक सिलेबस के अकॉर्डिंग उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पिथौरागढ़ जनपद की घाटी और चौंदास घाटी से ब्यास घाटी को चौंदास घाटी से जोड़ने वाला प्रसिद्ध दर्रा कौन सा है? ऑप्शन ए ड्रिल पास, ऑप्शन बी सिनला दर्रा, ऑप्शन सी लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन डी लातू धुरा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो शिमला दर्रा है हमारा, वो ब्यास घाटी को चौंदास घाटी से जोड़ता है या ब्यास घाटी को दारमा घाटी से जोड़ता है। ठीक है, शिमला दर्रा। और ट्रेल पास है, ये पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ता है। लिपुलेख पिथौरागढ़ प्लस तिब्बत को जोड़ता है। लातूधुरा पिथौरागढ़ प्लस चमोली को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड वन विकास निगम उत्तराखंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2001, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 12 फरवरी 2002, ऑप्शन डी 1 मई 2001। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना वैज्ञानिक प्रबंधन और वैज्ञानिक दोहन करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, उत्तराखंड वन विकास निगम की। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ। ठीक है, 27वां राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि किसे माना जाता है, जिन्होंने जौनसार बाबर की संस्कृति को लिपिबद्ध किया? किनको जौनसार क्षेत्र का प्रथम कवि माना जाता है? ऑप्शन ए केदार सिंह, ऑप्शन बी पंडित शिवराम, ऑप्शन सी देव सिंह जौनसारी, ऑप्शन डी रतन सिंह जौनसारी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो पंडित शिवराम हैं, इनको जौनसार क्षेत्र का प्रथम कवि माना जाता है और इन्होंने जौनसार बाबर की संस्कृति को लिपिबद्ध किया। और इनकी एक प्रमुख रचना है वीर केसरी। वीर केसरी रचना है इनकी प्रसिद्ध पंडित शिवराम की। और रतन सिंह जौनसारी को आधुनिक कवि कहा जाता है। ठीक है, जौनसार का आधुनिक कवि कहा जाता है रतन सिंह जौनसारी को। नेक्स्ट देखेंगे। उत्तराखंड के कुड़िंद राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कुड़िंद शासक अमुक भूति की मुद्राएं द्विभाषी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थी। कथन 2, कुड़िंदु की 36 प्रकार की मुद्राओं पर शिव की आकृति अंकित है। कथन 3, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं पर केवल कुड़िंद राजाओं के नाम प्राकृत भाषा में मिलते हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सारे सत्य हैं। कुड़िंद शासक अमोघ भूति की मुद्राएं द्विभाषी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थी, बिल्कुल सही। कुड़िंदु की 36 प्रकार की मुद्राओं पर शिव की आकृति अंकित थी, बिल्कुल सही। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं पर केवल कुड़िंद राजाओं के नाम प्राकृत भाषा में मिलते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। 8 राजाओं के नाम मिलते हैं इसमें। कौन कौन से हैं वो 8 राजा? शिवपालित है, शिवदत्त है, शिवरक्षित है, हरदत्त, गोमित्र, विजय भूति, आशिक और अमुक भूति। ये 8 राजाएं हैं जिनको अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में मिलती हैं। और अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कत्यूर घाटी से कितनी मिली थी? 54 मिली थी। कत्यूर घाटी से 54 मुद्राएं अल्मोड़ा प्रकार की। ये तीनों कथन सत्य हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, सुगौली की संधि या संगोली की संधि 1815-16 के तहत ब्रिटिश सरकार और गोरखाओं के बीच हुए समझौते के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन चुनना है हमको। ऑप्शन ए, गोरखाओं ने सिक्किम, कुमाऊं और गढ़वाल पर अपने दावे को हमेशा के लिए छोड़ दिया। ऑप्शन बी, काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट सर एडवर्ड गार्डनर को रखना स्वीकार किया गया। ऑप्शन सी, संधि की शर्तों के तहत गोरखा सेना में ब्रिटिश सैनिकों की भर्ती पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। ऑप्शन डी, काली नदी को भारत और नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में स्वीकार किया गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गलत चुनना था हमने, तो गलत इसमें है ऑप्शन सी,
संधि की शर्तों के तहत गोरखा सेना में ब्रिटिश सैनिकों की भर्ती पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसमें ये रास्ते खुल गए थे, ये गलत है पूरी तरह से। इसका विपरीत है कि ब्रिटिश सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती के रास्ते खुल गए थे इस संधि के तहत। ठीक है, गोरखा सैनिक ब्रिटिश सेना में भर्ती हो सकते थे। और सारे सही हैं। गोरखाओं ने सिक्किम और गढ़वाल पर अपने दावे को हमेशा के लिए छोड़ दिया था, बिल्कुल सही है। और संगोली की संधि कब हुई थी? 4 मार्च 1816। नेपाल सरकार ने स्वीकार किया था संगोली की संधि को 4 मार्च 1816 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 अधिवेशन और घटना है को सूची 2 अध्यक्ष और नेतृत्वकर्ता से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमने। फिर नीचे कोड दे रखा है, कोड भी बताना है। कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन कोटद्वार 1919 किसने की थी? इसकी अध्यक्षता राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी। ए का हो गया 4, ए का 4। सल्ट में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया बद्रीदत्त पांडे, बी का 2। कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन अल्मोड़ा 1917 किसकी अध्यक्षता में हुआ? जयदत्त जोशी, सी का 3। और कांग्रेस श्रीनगर में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन 1918 में किया तारादत्त गेरोला ने। ठीक है, श्रीनगर में बोल रहा है तो श्रीनगर में तारादत्त गेरोला ने किया था। वैसे गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन किया था अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और वेस्ट मुकुंदीलाल ने 1918 में। श्रीनगर में तारादत्त गेरोला। तो डी का हो गया 1। तो हमारा राइट आंसर होगा ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। 4 3 1 2। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंच केदारों के शीतकालीन आवास स्थानों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? केदारनाथ की शीतकालीन पूजा होती है ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में। ऑप्शन बी, तुंगनाथ की पूजा होती है मक्कू मठ में। ऑप्शन सी, रुद्रनाथ की गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में। ऑप्शन डी, कल्पेश्वर की जोशीमठ के नरसिंहदेव मंदिर में। तो गलत कथन चुनना है हमने, असत्य है जो। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो कल्पेश्वर है, कल्पेश्वर मंदिर के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। ठीक है, इसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। और जो जोशीमठ नरसिंह मंदिर है, यहाँ बद्रीनाथ की पूजा होती है शीतकालीन। बद्रीनाथ मंदिर की शीतकालीन पूजा होती है जोशीमठ के नरसिंहदेव मंदिर में। और तुंगनाथ की मक्कू मठ के मार्कंडेय मंदिर में होती है, मार्कंडेय। ठीक है, और तो सारे सही हैं। केदारनाथ ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर, तुंगनाथ मक्कू मठ मार्कंडेय मंदिर, रुद्रनाथ गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर। कल्पेश्वर की वर्ष भर कपाट खुले रहते हैं और बद्रीनाथ की जोशीमठ में नरसिंहदेव मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुमाऊं के कमिश्नर हेनरी रैमजे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है 1, इन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता था और इनका कार्यकाल 1856 से 1884 तक रहा। कथन 2, 1857 के विद्रोह के समय इन्होंने कुमाऊं में मार्शल लॉ लागू कर स्थिति को नियंत्रित किया था। कथन 3, इन्होंने तराई क्षेत्र में सिंचाई के लिए तराई नहर नेटवर्क का विकास कराया। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए, कथन 1 और 2। ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। ऑप्शन डी, सभी सही हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सारे कथन सत्य हैं। कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता था, बिल्कुल सही। 1856 से 84 तक इनका कार्यकाल रहा। 1857 के विद्रोह के समय इन्होंने कुमाऊं मार्शल लॉ लागू किया था, स्थिति को नियंत्रित किया था, बिल्कुल सही। इन्होंने तराई क्षेत्र में सिंचाई के लिए तराई नहर नेटवर्क का विकास कराया, ये भी बिल्कुल सही है। हमारा राइट आंसर होगा 1 2 3, सारे सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड की भूटिया जनजाति की उपजातियों और उनके क्षेत्रों के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? ए है जाड़ भूटिया
के नीलांग और जादुंग घाटी में रहते हैं। मारछा और तोरछा चमोली के नीति और माणा घाटी में रहते हैं। जोहारी और शोका पिथौरागढ़ के जोहार घाटी में रहते हैं। जेठरा और दरमिया चमोली की माणा घाटी में रहते हैं। अब बताइए कि कौन सा मिलान गलत है इनमें से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेठरा और दारमिया ये कहाँ रहती हैं? ये पिथौरागढ़ के दारमा घाटी में रहती हैं। ठीक है, जेठरा, दारमिया, ब्यासी, चौंदासी ये सब पिथौरागढ़ व दारमा, पिथौरागढ़ की ब्यास और दारमा घाटियों की भूटिया की उपजातियां हैं। ठीक है, जेठरा, दारमिया, चौंदासी, ब्यासी। ठीक है, और सारे सही हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश काल में वर्ष 1874 में लागू किया गया शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स एक्ट उत्तराखंड के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण था? क्यों महत्वपूर्ण था ये? ऑप्शन ए, इसने कुमाऊं और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को नियमित ब्रिटिश कानूनों से मुक्त कर नॉन रेगुलेशन क्षेत्र घोषित बनाए रखा। ऑप्शन बी, इसके द्वारा उत्तराखंड में पहली बार पटवारियों को पुलिस के अधिकार, राजस्व पुलिस प्रणाली दिया गया। और ऑप्शन सी, इसमें राजा मानवेंद्र शाह को टिहरी रियासत की बागडोर सौंपने का कानूनी आधार दिया। ऑप्शन डी, इसके तहत वनों के दोहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसने कुमाऊं और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को नियमित ब्रिटिश कानूनों से मुक्त कर नॉन रेगुलेशन क्षेत्र घोषित बनाए रखा। ये इसलिए महत्वपूर्ण था, ये शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट है। ठीक है, कब आया ये? 1874 में आया, रैमजे के समय। और जो नॉन रेगुलेशन क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे, ये कब बना था उत्तराखंड? ये बना था जब संगोली की संधि हुई थी 4 मार्च 1816 को। नॉन रेगुलेशन क्षेत्र घोषित किया गया था उत्तराखंड को। उस टाइम पे टिहरी रियासत तो सुदर्शन शाह को दे दी गई थी, जो टिहरी रियासत है वो सुदर्शन शाह को दे दी थी। बाकी जितना गढ़वाल कुमाऊं बचा था इसको नॉन रेगुलेशन क्षेत्र में डाला गया था। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए 1874 में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट आया और नॉन रेगुलेशन क्षेत्र घोषित बनाए रखा इसने। ठीक है, पटवारी को पुलिस के अधिकार दिए गए, ये भी 1874 में हुआ था। 1874 में राजस्व पुलिस पटवारियों की नियुक्ति की गई थी। और जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट है इसके नियम 6 के तहत, रूल नंबर 6 के तहत 1931 में कुमाऊं वन विकास निगम की स्थापना की गई। 1931 में कुमाऊं में वन पंचायत के गठन किया गया था, वन पंचायत। ठीक है, कुमाऊं में वन पंचायत, ये शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट के रूल नंबर 6 के अनुसार 1931 में कुमाऊं वन पंचायत का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड की निम्नलिखित नदियों को उनके उद्गम स्थल ओरिजिन से सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। इनके ओरिजिन बताने हैं हमको, कहाँ कहाँ से निकलते हैं, फिर कोड दे रखा है ABCD। ठीक है, लधिया नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है गजार सुखराव चंपावत से, ए का बी। अस्सी गंगा निकलती है डोडीटाल से, 2 का ए। गोरी गंगा निकलती है मिला हिमनद से, 3 का 4। पूर्वी रामगंगा नदी निकलती है नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ से, 4 का सी। BADC कौन से उसमें है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BADC। ए का बी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डोला पालकी आंदोलन 1930 के दशक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन मुख्य रूप से कथन है एक, यह आंदोलन मुख्य रूप से शिल्पकारों, दलितों को विवाह के अवसर पर डोला पालकी का प्रयोग करने के अधिकार दिलाने हेतु था। कथन 2, इस आंदोलन का सफल नेतृत्व जयानंद भारती द्वारा किया गया था। कथन 3, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं सिविल कोड में संशोधन किया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 इसमें सही हैं।
यह आंदोलन मुख्य रूप से शिल्पकारों को विवाह के अवसर पर डोला पालकी का उपयोग करने के अधिकार दिलाने हेतु था। बिल्कुल सही। इस आंदोलन का सफल नेतृत्व जयानंद भारती द्वारा किया गया। बिल्कुल सही। ये दोनों कथन सत्य हैं। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं सिविल कोड में संशोधन किया था। ये गलत है। और डोला पालकी सम्मेलन हुआ था एक, कब हुआ था? 23 फरवरी 1941 में। कब हुआ था? 23 फरवरी 1941 में। और कहाँ हुआ था ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, गढ़वाल के पंवार राजवंश के शासक महिपति शाह के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? महिपति के शाह के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है हमको। ठीक है। ऑप्शन ए, इन्हें मुगल इतिहासकारों द्वारा अक्खड़ राजा प्राउड किंग कहा गया क्योंकि ये शाहजहां के राज्याभिषेक में नहीं गए थे। ऑप्शन बी, इनके दरबार में माधो सिंह भंडारी और लोधी रेखोला जैसे प्रसिद्ध सेनापति थे। ऑप्शन सी, इन्होंने तिब्बत के दापा क्षेत्र पर सफल आक्रमण कर अपनी सीमाएं वहां तक विस्तारित की थी। ऑप्शन डी, इन्होंने अपनी राजधानी को श्रीनगर से हटाकर देवलगढ़ स्थानांतरित किया था। तो हमारा गलत कथन चुनना है हमने, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्होंने अपनी राजधानी को श्रीनगर से हटाकर देवलगढ़ स्थानांतरित किया। यह कथन गलत है महिपति शाह के संदर्भ में। राजधानी को, इनकी पहली राजधानी थी पंवारों की चांदपुरगढ़ी। कहाँ थी? चांदपुरगढ़ी। ठीक है। उसके बाद देवलगढ़ ले गए, देवलगढ़ से श्रीनगर ले गए। ठीक है। ये काम किसने किया? अजयपाल ने। अजयपाल। ठीक है, ना कि महिपति शाह ने। और सारे बिल्कुल सत्य हैं ये। इनके प्रसिद्ध सेनापति माधो सिंह भंडारी और लोधी रेखोला थे और दापा पर सफल आक्रमण किया था इनने। अक्खड़ राजा बोलते थे इनको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड वन्यजीव इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों अभ्यारण्यों को उनके स्थापना वर्ष के बढ़ते क्रम में सजाइए। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, 2 नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, 3 राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, 4 गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो देख लेते हैं। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1991 नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982, राजाजी 1983 और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989। ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 1। नंदा देवी 1982, फिर राजाजी 1983, फिर गंगोत्री 1989, फिर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1991। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुमाऊं में न्याय की देवी के रूप में पूजी जाने वाली जिया रानी पिंगला प्योला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य कथन को चुनना है हमने। इनमें से ऑप्शन ए, ये कत्यूरी राजा प्रीतमदेव पृथ्वीपाल की महारानी थी। ऑप्शन बी, इन्होंने रानीबाग काठगोदाम के समीप में रोहिला तुर्क आक्रमणकारियों से वीरतापूर्वक युद्ध किया था। ऑप्शन सी, इन्हें कुमाऊं की झांसी की रानी भी कहा जाता है। ऑप्शन डी, ये चंद्र राजवंश के संस्थापक राजा सोमचंद की पुत्री थी। तो हमारा राइट आंसर होगा, इसमें गलत कथन को चुनना है तो गलत है इसमें ये ऑप्शन डी, ये चंद्र राजवंश के संस्थापक राजा सोमचंद की पुत्री थी। ये गलत है। पहले तो ये प्योला और जिया रानी कत्यूरी वंश से संबंधित थी, न कि चंद्र वंश से। और किन की पुत्री थी ये हरिद्वार के राजा अमरदेव की पुत्री थी। हरिद्वार के राजा थे जो अमरदेव की पुत्री, अमरदेव की पुत्री थी। और प्रीतम शाही या पृथ्वीपाल पिथौरा शाही इनकी पत्नी थी, महारानी थी। और झांसी की रानी कहा जाता है इनको, कुमाऊं की झांसी की रानी। और काठगोदाम के समीप रानीबाग में इन्होंने तुर्क आक्रमणकारियों से वीरतापूर्वक युद्ध किया था। और इनका एक नाम और है, कौन सा नाम है? मौला देवी। मौला देवी भी बोलते हैं इनको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने जब निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, तब वे रॉयल गढ़वाल राइफल्स की किस बटालियन में तैनात थे?
ऑप्शन ए 1/18 GR, ऑप्शन बी 2/18 GR, ऑप्शन सी 3/18 GR, ऑप्शन डी 4/18 GR। तो कौन सी बटालियन में थे वो? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2/18 गढ़वाल राइफल्स में थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930। ठीक है, निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1921 में कुमाऊं कमिश्नरी में हुए प्रसिद्ध कुली बेगार प्रथा के अंत के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन ए पी विंडम, ऑप्शन बी ई के पॉ, ऑप्शन सी जे.आर. ग्रीक, ऑप्शन डी हेनरी रैमजे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1921 के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? पर्सी विंडम थे। पर्सी विंडम का कार्यकाल है 1914 से 1921। ठीक है, और इस टाइम पे कमिश्नर तो पर्सी विंडम हो गए, और डिप्टी कमिश्नर कौन थे इस टाइम पे? डीसी डिप्टी कमिश्नर कौन थे? डाइविल थे। और ये जो 13-14 जनवरी 1921 में सरयू नदी में जो रजिस्टर बहा दिए गए थे, उस टाइम पे वहाँ पे डाइविल ही उपस्थित थे। तो डाइविल गोली चलाना तो चाहते थे, पर बद्रीदत्त पांडे जी का एक फेमस डायलॉग वहाँ पे आता है कि कितनी गोलियां चलाओगे साहब, ये बद्रीदत्त पांडे ने एक डायलॉग मारा था वहाँ पे। ठीक है, अब ई के पॉ ये इन्होंने 10वां बंदोबस्त कराया था गढ़वाल में, 10th भूमि बंदोबस्त लैंड रिफॉर्म किया था, कहाँ? गढ़वाल में किया था। ठीक है, और कुमाऊं की बात करेंगे तो कैप्टन गुंज ने किया था। कुमाऊं में कैप्टन गुंज ने किया था 10वां भूमि बंदोबस्त। हेनरी रैमजे 1856 से 1884 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड के राज्य चिन्ह स्टेट एम्बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कथन 1, राज्य चिन्ह के शीर्ष पर स्थित अशोक की लाट के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया सूत्र सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है। कथन 2, इस चिन्ह में गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नामक 4 प्रमुख नदियों की लहरों को दर्शाया गया है। बीच की चोटी के नीचे लाल रंग के पृष्ठभाग बैकग्राउंड में सम्राट अशोक का लाट अंकित है, जो राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथन बताने हैं हमको। राज्य चिन्ह के संदर्भ शीर्ष पर स्थित अशोक की लाट के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया सूत्र सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है, बिल्कुल सत्य है, और ये संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। इस चिन्ह में गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नामक 4 प्रमुख नदियों की लहरों को दर्शाया गया है, बिल्कुल सही है। बीच की चोटी के नीचे लाल रंग के पृष्ठभाग में सम्राट अशोक का लाट अंकित है, जो राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है, ये भी बिल्कुल सत्य है। और इसका आकार कैसा है? हीरे के समान है, चतुष्भुजीय हीरे के समान है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों कथन सत्य हैं, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड के राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन के संबंध में निम्नलिखित विशिष्ट तथ्यों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 है भूमिका, सूची 2 है व्यक्ति। राज्य गीत के मुख्य लेखक रचनाकार, यहीं से शुरू करते हैं, हम बना देते हैं इसको। राज्य गीत के मुख्य लेखक रचनाकार कौन हैं? ये हैं हमारे हेमंत बिष्ट जी। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही जी थे। राज्य गीत को मुख्य आवाज़ देने वाले गायक कौन थे? नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी हैं। और राज्य गीत को स्वीकृत करने का वर्ष है 3 फरवरी 2016, फरवरी 2016 में। ठीक है, तो हमारा हो गया 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। राज्य गीत के मुख्य लेखक रचनाकार हेमंत बिष्ट जी हैं। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बटोही जी हैं। राज्य गीत को मुख्य आवाज़ देने वाले गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला। और राज्य गीत को स्वीकृति कब प्रदान की गई? फरवरी 2016 में। और इसका ड्यूरेशन है 9 मिनट तक गाया जाता है, ये 9 मिनट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 20, सिखों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी देहरादून। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चमोली। हेमकुंड साहिब ये सिखों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और ये कहाँ है? चमोली में है। इसके निकट है हेमकुंड साहिब, एक लेक भी है इसके निकट, झील भी है हेमकुंड साहिब, उससे लक्ष्मण गंगा निकलती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसे लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।